बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आपको करवाने लगा हूँ। तो आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुनना है। आपके मैक्सिमम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ जो हैं बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला सबसे एमसीक्यू है जी, अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है जी, हैज़ चार्ज ऑन इट्स। अच्छा आप देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पास पेपर्स मतलब कई ऐसे होते हैं जिनमें एमसीक्यूज़ के आंसर्स गलत लगे होते हैं और बच्चे जो है ना उसके ऊपर अच्छे तरीके से फिर जो है ना मतलब इनको जिनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होते वो गलत एमसीक्यूज़ के आंसर्स को याद कर लेते हैं और पेपर में बाद में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बच्चों एक तो बात आप लोग अपने जहन में रखें कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ अगर करने हैं तो सारे अच्छे तरीके से करने हैं, ताकि आपका जो ये वाला प्रॉब्लम है ना मतलब के पास पेपर में एमसीक्यूज़ के आंसर गलत लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। अ चार्ज्ड कंडक्टर हैज़ अ चार्ज ऑन इट्स। अब देखें इधर आंसर लगा हुआ है इनर सरफेस, मगर इसका आंसर है आउटर सरफेस के। चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। देखें अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ बच्चों मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैं चार्ज रख भी दूँ अगर, तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा? पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के नतीजे में ये चार्जेस जो होंगे बच्चों ये कंडक्टर की किस सरफेस पर आ जाएंगे? कंडक्टर की आउटर सरफेस पर आ जाएंगे। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने कि चार्ज कंडक्टर हैज़ अ चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस, ठीक हो गया। उसके बाद आगे अगला एमसीक्यू है जी, एम्पेयर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ। हाँ जी, एम्पेयर सेकंड। अब आप लोग देखें आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्यू ओवर टी। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू किसके बराबर हो जाएगा? आई इंटू टी। आई एम्पेयर है और टी क्या है? सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड किसके बराबर आ जाएगा? चार्ज के बराबर आ जाएगा। इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टेल एंड हेड एंड टेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल इज 600 वोल्ट। बच्चों ये एक्सरसाइज सॉरी टिडबिट्स में है, ठीक है, साइड ब्लॉक्स में है, ये आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद अ बैटरी मूव्स अ चार्ज ऑफ 40 कूलम अराउंड अ सर्किट एट द कांस्टेंट रेट इन 20 सेकंड्स, द करंट विल बी। देखें आई इज इक्वल टू आपको पता है क्यू ओवर टी होता है बच्चों। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ओवर टी। अब चार्ज है 40 और टाइम है 20, तो मेरा ख्याल है 40 को 20 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी जस्ट लगा और आपका आंसर आ गया। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। हाँ जी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सरसाइज या अपना बुक में है ये, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये उस वक्त है जब आप लोग बैटरी अटैच कर देते हैं। जब बैटरी अटैच नहीं होती आपको पता है 700 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है। उसके बाद इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। देखें बच्चों जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा तो आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब आती है? जब बॉडी किसी फील्ड के अगेंस्ट जाती है। तो याद रखें अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो उसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज योर आंसर। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ ऑर्डर। देखें दोबारा आ गया मगर अब दूसरे तरीके से आया है। पहले उसने से पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसने पूछ लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ ऑर्डर। तो देखिए एमसीक्यू कई मतलब आ चुका है मगर डिफरेंट वेज में, मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करके एमसीक्यू दे दिया उसने। उसके बाद इफ 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड द करंट विल बी। अब बच्चों देखें आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्यू ओवर टी, और क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने गिवन है उसने खुद बोला है। टाइम नोट कर लें 1 माइक्रोसेकंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 × 10⁻⁷ है। तो 1 × 10⁻⁷ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 है। और बच्चों टाइम कितना है? 1 माइक्रोसेकंड यानी 1 × 10⁻⁻6। तो अब आप लोग ज़रा गौर करें ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6, ठीक है। ये 1 था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 है, ठीक है, सॉरी 1 है ये। अब देखें ये 1 × ये अब 10⁻⁷ है, ये -6 ऊपर गया +6 हो गया, और 1.6 × 10⁻⁻19 अपनी जगह पर है। अब आप लोग ज़रा गौर करें ये 1.6 × 10⁻⁻19, उसके बाद ये 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसमें 13 ऐड हो गया तो बच्चों 1.6 × 10⁻। अब 19 में से जब आप लोग बच्चों 19 में से 13 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा, क्योंकि 19 के साथ माइनस है।
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर इज़ योर फाइनल आंसर। इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं थी। तो बच्चों अब देखें ये क्या आंसर बन जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उसके बाद द करंट विच फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने वाले करंट को क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता है इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। देखें आप लोगों को पता है टेम्परेचर के बढ़ाने से ना कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रुकावट बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार्जेस देखें ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रुकावट बढ़ जाएगी तो चार्जेस कम पास कर सकेंगे। और जब रेजिस्टेंस कम थी चार्जेस ज़्यादा पास करते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो रेट जो होगा बच्चों वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था जी आपके इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। अब थोड़ी सी बात आगे लेकर चलते हैं। अब आपके पास आ गया बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हो वो है हाँ जी, सोर्स ऑफ करंट में से कोई मतलब एमसीक्यू अभी तक नहीं लिया गया, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इस टॉपिक में से एमसीक्यू आना नहीं है, आपने इसको प्रिपेयर करना है, इसके अंदर से एमसीक्यू जो बनते हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले टॉपिक में से ये 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। ज़रा इनको आप लोग देखें। हीट जनरेटेड बाय अ 40 वाट बल्ब, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाकी टॉपिक्स में से एमसीक्यूज नहीं आने, ये मैं जस्ट वो डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब देखें कहता है जी हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। अब देखें H इज़ इक्वल टू, आपको पता है H इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, ऐसा होता है H इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्योंकि देखें मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया, पावर इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होती है ना, पावर किसके बराबर होती है, वर्क ओवर टाइम। तो बच्चों जब वर्क बेसिकली हीट की फॉर्म में है यहाँ पर, तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, पावर इंटू टाइम, यानी हीट जो है वो पावर इंटू टाइम आ जाएगी। पावर कितनी है, 4 या 40 है। और 1 आवर आपको पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 1444000 जूल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हीट प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर। बच्चों देखें पावर H इज इक्वल टू क्या है, हीट, ये पावर इंटू टाइम। और पावर का फार्मूला आप लोगों को पता है कि पावर का फार्मूला I²R होता है, और साथ में T आ गया, तो बच्चों ये बन गया I²RT, ये ऑप्शन बन गई अल्फा। H इज इक्वल टू I²RT। हाँ इसका एक और फार्मूला भी बनता है, VIT भी बनता है, V²/R इंटू टी भी बनता है, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू VI भी होती है, पावर इज इक्वल टू V²/R भी होती है, मगर ये दोनों यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये वाला यहाँ पर, इट मीन्स यही आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। लो बच्चों इसके बाद आता है ओम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज। कहते हैं 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना है इसका मैंने शॉर्टकट आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। कि जब 2 रेजिस्टर, सिर्फ 2 की बात हो रही हो, तो बच्चों ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों की एडिशन आ जाती है। तो देखें 2 ओम है, 2 ओम 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, और नीचे भी आ गया 2 + 2 कितना आ गया 4। तो बच्चों 4/4 कितना आंसर आ गया, 1 ओम आपका आंसर आ गया। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को डिवाइड और दोनों की एडिशन करें, दोनों की डिवाइड कर दें, आप लोगों के पास ही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद 1 ओम इज इक्वल टू, आपको पता है R इज इक्वल टू होता है V/I, तो वोल्ट पर एम्पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पेयर इज इक्वल टू ओम आ गया। उसके बाद फॉर ओहमिक डिवाइस द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बच्चों ओहमिक डिवाइस के लिए, ऐसी डिवाइसेस जो ओहमिक है, जो तो नॉन ओहमिक होती हैं, आपको पता है बच्चों उनके दरमियान में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, मगर जो ओहमिक डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान में ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसने यहाँ पर गलती से लगाया हाइपरबोला, इसका आंसर बच्चों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कोई पास पेपर्स ही हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे किसकी तरफ बच्चों, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। देखिए SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आपको पता है बच्चों SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, पर केल्विन होगा। इसका फार्मूला आप लोगों ने शायद कभी जिंदगी में सुना हो, अल्फा इज इक्वल टू RT - R0/R0T। तो ऊपर ओहम आएगा, नीचे ओहम इंटू केल्विन आएगा। तो बच्चों ओहम से कट गया, आपके पास क्या बच गया, पर केल्विन बच गया। सो पर केल्विन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन। तो देखें अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी किस में मेजर करते हैं, पर केल्विन में मेजर करते हैं, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट भी क्या होगा, पर केल्विन होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसके बाद 18 कहता है अ वायर ऑफ,
uniform area of cross section A, length L and resistance R is cut into two equal parts. The resistivity of each part, बच्चों याद रखना, resistivity is independent of length, resistivity is independent of length and area, ठीक है. It only depends upon nature of the wire. तो देखें, आप लोग एक वायर को कट कर दें दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में, जितने मर्जी पार्ट्स में आप लोग किसी वायर को कट कर दें, तो देखें जब वायर को आप लोग कट करते हैं ना, तो उसकी कटिंग से आप लोग देखें, एक कॉपर की वायर है भाई, कट कर दी रही तो वो कॉपर की, उसकी नेचर थोड़ी चेंज हो गई. तो याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन length and area, it only depends upon nature. So by cutting the wire, its nature does not change, so we can say that resistivity will remain same. Resistivity is independent of length and area. याद रखना, if a wire is cut into 100 equal parts, the resistivity of each part will remain same. resistance change होगी क्योंकि वो length और area पर depend करती है, resistivity change नहीं होती. इसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, आपको पता है रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम. तो कंडक्टेंस का क्या होगा? पर ओहम, जिसको महो भी बोलते हैं, साइमंस भी बोलते हैं. इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बच्चों रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या देखें, रो इज इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. तो बच्चों रो किसके बराबर आ जाएगा? आर ए ओवर एल. अब रेजिस्टेंस ओहम आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर आ गया, लेंथ मीटर आ गया, ये कट गया तो ओहम मीटर ना बच गया, तो आपके पास सिर्फ आंसर बचा ओहम मीटर. इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने बताया कि बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ये भी याद रखिएगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं. तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है, ये एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ठीक हो गया बच्चों? तो ये गलत आंसर था, आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है. ओके, अगर नहीं आपको कोई चीज़ की समझ लगी तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है. देखें क्या कहते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में. उसने आपको कहा है जी द resistivity of a given at a given temperature depends upon, देखें जी resistivity at a given temperature depend upon nature of the material of the conductor. बच्चों कंडक्टर के मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. पता नहीं लगता इस खुलासे वाले को वैसे ही आता ही नहीं थी. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, दोनों के आंसर गलत लगा दिए हैं भाईजान ने. ओके, कोई बात नहीं. इसके बाद है बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट महो पर मीटर. ठीक है, महो पर मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. देखें कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है. मुझे आप लोग बताओ रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? रेजिस्टिविटी का आपने पढ़ा था ओहम मीटर. तो बच्चों कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगी? पर ओहम पर मीटर, जिसको क्या बोलेंगे? महो पर मीटर बोल देंगे. तो कंडक्टिविटी इज योर आंसर, महो पर मीटर. ठीक है जी, या साइमन पर मीटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. इसके बाद है बच्चों गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. आपको पता है बच्चों जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 10⁻⁷ पर ओहम मीटर होती है. ये चैप्टर नंबर 17 में भी लिखा हुआ है. इसके बाद व्हेन अ वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इट्स रेजिस्टेंस बिकम R/2. ठीक है, कहते हैं वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी रेजिस्टेंस R/2 होगी. व्हाट विल हैपन विद द रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. अभी मैं बताया रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों इसका फार्मूला अभी मैं आपको पीछे भी बता के हैं, RT - R0 ओवर R0 डेल्टा T. विच वन हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. बच्चों कार्बन की टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है. उसके बाद सिलिकॉन और जर्मीनियम भी आते हैं. ये तीन है टेबल में जिनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों वो क्या होती है? नेगेटिव में होती है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है टेबल. मैं आपको टेबल दिखा भी देता हूँ, ये देखें. अगर आप लोग इस टेबल के अंदर थोड़ा सा गौर कर लें आपको शायद नज़र आ भी जाए. ये टेबल वैसे तो आप लोगों ने कभी गौर से देखा नहीं होना, शायद आज देख ही लें. इसको गौर से ही देखें ज़रा. आप लोग ये देखें गौर से, आप लोगों को नज़र आ रहा है कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन. ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जिनकी अल्फा किस में है? नेगेटिव में, बाकी सबकी पॉजिटिव में है. ठीक हो गया? तो ये भी आप लोगों का पता होना चाहिए और इनकी वैल्यूज़ भी याद कर लेना. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा कौन सा एमसीक्यू? किधर गया? हाँ, कहते हैं द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो बच्चों ये कार्बन है. ठीक है. उसके बाद अ सर्टेन वायर हैज रेजिस्टेंस R. द रेजिस्टिविटी ऑफ अनदर आइडेंटिकल मटेरियल विद द फर्स्ट
ठीक है जी, एक्सट्रैक्टेड फॉर द डायामीटर फॉर ट्वाइस इट्स डायामीटर इज। देखें भाई मेरी बात सुने, इसको ओपन कर दूं मैं। ओ भाई एक बात तो आप लोगों ने कान खोल के सुननी है, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस आर है, एक बार डन। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अदर वायर ऑफ एन आइडेंटिकल मटेरियल, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, मगर उसका डायामीटर पहले से डबल है। तो भाईजान मैंने भी बताया रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, तो डिपेंड नहीं करती लेंथ या एरिया पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने एक छोटा सा मसला दे दिया, अगर तो रेजिस्टेंस पूछी है ना बच्चों, ये देखें यहाँ पर उसको लिखना चाहिए था द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर आना था। तो अब इस रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए R इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू होता है रो L ओवर A, और एरिया जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। तो रेजिस्टेंस का रेडियस के स्क्वायर के साथ या डायामीटर के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो बच्चों अगर आप लोग डायामीटर को डबल कर देंगे, अब देखें अगर DE को डबल कर देंगे तो बच्चों जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो रेजिस्टेंस बच्चों 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखना फिर आपका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 1/4R हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसने गलत लगाया हुआ है। तो अब ठीक है जी, विद द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर, तो बच्चों डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1/4R आंसर आएगा। व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी, अब देखिए क्या लफ्ज़ बोला है रेजिस्टिविटी, तो आंसर क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, ठीक हो गया। लो जी, इसके बाद कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, आपको पता है जी ब्लू कलर के लिए इसको हम लोग याद रखते हैं BB रोए गुल बानो वेरी गुड वाइफ। इसको बच्चों कैसे याद रखते हैं, BB रोए गुल बानो वेरी गुड वाइफ। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसके कलर कोडिंग है, ठीक है। ये आप लोगों की बुक का पेज नंबर 40 है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये टेबल बना भी हुआ है। तो ब्लू का कोड कितना यहाँ पर नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो बच्चों 6 इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपका MCQ है वो है जी रेजिस्टेंस टॉलरेंस फॉर गोल्ड कलर। बच्चों आपको पता है गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, ठीक है। उसके बाद कलर्स कोड आर यूज्ड टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होते हैं। उसके बाद कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम हैव फोर्थ बैंड ऑफ सिल्वर कलर देन इट्स अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी। नाइस MCQ। देखें रेजिस्टेंस कितनी है, 500 ओम है, जरा सुनना अब गौर से। रेजिस्टेंस है बच्चों 500 ओम और सिल्वर की बात हो रही है, और सिल्वर की बच्चों टॉलरेंस होती है आपको पता है +-20%। कितनी होती है, +-20%। अब आप लोग क्या काम करेंगे, अब आपने उसकी बतानी क्या है, देखिए दोबारा से सवाल के ऊपर गौर कर लें, सवाल के ऊपर पहले गौर कर लें। ये सवाल है, ठीक है। उसने पूछा अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब एक चीज आप लोगों ने जो यहां पर बड़े गौर से करनी है वो क्या है, आप लोग पहले ना इस 500 का, सिल्वर की तो होती है ना 20%, 500 का 20% लें। 500 का क्या लेंगे बच्चों, 20%। तो 500 का 20% लेंगे तो वो 20/100 बनेगा, ठीक है। तो अब देखें ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, 5 दूनी कितना बच गया, 10 बच गया आपके पास। और भाई ये देखो ना 2 0 से कट गए, कितना बच गया, तो 10 बच गया। इसका मतलब है कि अब आप इसको 10 को एक मरतबा 500 में ऐड करें और एक मरतबा सब्ट्रैक्ट करें। जब एक मरतबा आप लोग ऐड करेंगे इसको, ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा। जब आप लोग इसको ऐड कर देंगे 10 को इसमें, तो आंसर आ जाएगा 510 और माइनस कर देंगे तो 490। इट मीन्स अपर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 510 और मिनिमम कितनी आ जाएगी, 490। तो बच्चों क्या आंसर होगा इसका, 510। अब यहाँ पर आप लोग देखें जरा उसने क्या आंसर दिया हुआ है। उसने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, तो हम लोग बच्चों इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखें सिल्वर की एक, अच्छा सिल्वर उसने पूछा अगर कोई बैंड ना हो तो बच्चों फिर होती है +-10%। अगर सिल्वर पूछा हुआ है तो सिल्वर की तो +-10% होती है, अगेन सॉरी। तो जब आप लोग इसका 10% लेंगे बच्चों, ठीक है, तो 500 का 10% लें। अब आंसर कितना आएगा, अब आप लोग थोड़ा सा गौर करें।
अब ये 2 0 से कट गए तो बच्चों 50 बच गया। अब 50 को इसमें ऐड करें, अब आंसर आएगा एक मरतबा आएगा 550, एक मरतबा आएगा 450, 550 और 450 आएगा। तो अब अपर पूछिए तो बच्चों आंसर हो जाएगा 550 ओहम, ये इसका आंसर है। ठीक है, जो सिल्वर है उसकी आपको पता है बच्चों जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, आपको तो पता होना चाहिए सिल्वर की टॉलरेंस। ठीक है, वो 10 ±10% होती है। गोल्ड की कितनी होती है ±5%, सिल्वर की ±10%, और अगर कोई बैंड ना हो तो ±20%। ठीक है, तो सिल्वर था तो वो 10% ही आना था। उसके बाद इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग इट्स टॉलरेंस विल बी ±20%, अभी बताया। अ रियोस्टेट कैन ऑपरेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, आपको पता है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स, बिल्कुल बेसिक चीज है। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर बैंड ±10%, वेरी इजी एमसीक्यूज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, देखें बच्चों उसने बोला, ये दोबारा आ गया सवाल। हीट जनरेटेड H इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम लगाएं तो आपके पास 14440 आंसर आ जाएगा। द थर्मिस्टर कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, बच्चों चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, बच्चों पावर इज इक्वल टू होती है V²/R, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस उसकी मिनिमम होगी जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 1000 वाट की है, तो लिहाजा सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस इसकी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है बच्चों द मैक्सिमम आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड, मैक्सिमम आउटपुट पावर उस वक्त डिलीवर होती है जब स्मॉल आर, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक, ये बिल्कुल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक की लास्ट लाइन से एमसीक्यू लिया गया है। इसके बाद बच्चों कहाँ पर आगे, इसके बाद है आगे बच्चों आप लोगों के पास किरचॉफ्स रूल्स के कुछ एमसीक्यूज, कुछ नहीं बल्कि एक ही कहता है किरचॉफ्स रूल इज द वे ऑफ स्टेटिंग कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो होता है बच्चों वो एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, जो किरचॉफ्स करंट रूल होता है वो चार्ज को डिस्क्राइब करता है। ठीक हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे इस पास पेपर के हवाले से कोई एमसीक्यू मौजूद नहीं है तो आप लोग इसको बस वैसे ही देख लें। उसके बाद कहता है जी पोटेंशियोमीटर, इसको पढ़ना जरूर है मगर, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज, इन तमाम के लिए मेजर होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये थे पास पेपर के एमसीक्यूज, इसके अलावा मैं आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज अपलोड करूंगा इंशाल्लाह जल्द ही। ठीक है, दोबारा सुन ले, पोटेंशियोमीटर का यूज होता है किसके लिए, कंपेयर ईएमएफ, डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है। ठीक है, और ये किरचॉफ्स रूल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करें, दुआएं आप लोगों के साथ हैं, कोरोना से आप लोगों को अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह हाफिज़।